हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स का फिर जो है जो हम अगर डिवीजन करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में, उसको अगर डिवाइड करेंगे इंटरनली एक्सटर्नली तो वो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें हमारे पास अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उसका फिर निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास प्रोडक्ट करने का उसका दो तरीका होता है। एक तरीका कि आप क्या कीजिए, इसका पहले निकालिए स्केलर प्रोडक्ट। तो उसके हम लोग लिखेंगे कैसे। मान लेते मेरे पास दो वेक्टर, मेरे पास है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हमारा होगा क्या, ए डॉट बी वेक्टर। तो इस टाइप का दिखेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जब हमारे पास कोई वेक्टर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फिर से मेरे पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और इस केस में हमारे पास इस सिंबल के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्रॉस। इस सिंबल के हिसाब से अगर बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, डॉट बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें जो है सबसे पहले जब का स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसमें हम लोग जो है कैसे ये आएगा, कैसे निकालेंगे इसका तो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स जैसे है यहाँ पे ए एंड बी, तो इसके लिए जो आपका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे इज डिफाइंड एज ए डॉट बी। मैथमेटिकली हम देखते हैं जरा, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, जैसे मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरा बी है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, तो वो एंगल थीटा का कॉस अगर कोसाइन हम लोग लगा देते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, तो ये होता क्या है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यही आपका होगा स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर के बीच में जब डिफाइन करेंगे तो यही आपका होगा। तो यहां से मेरे पास ये हो गया डिफाइंड आपका किस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसके मदद से हम यहाँ पे क्या किया, निकाल लिए क्या चीज, तो डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से भी कभी कभी हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट है इससे भी हम निकालते हैं एंगल से। एंगल निकालना बच्चे करेंगे तो कॉस थीटा इधर ले आएंगे और ये बन जाएगा ए डॉट बी वेक्टर, जो आ जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो यहां से मुझे उसका कोसाइन दे देगा उस एंगल का। तो कभी भी अगर एंगल निकालना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी अगर रहेगा, मान लीजिए कुछ भी रह सकता है वहां पे, ऐसे यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ए एंड बी, तो बस कुछ नहीं करना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है पहले उसको उसके डिवाइड कर देना है फिर उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो वहां मुझे मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो डोमेन है उसी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगा, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो वहां मेरे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए स्केलर प्रोडक्ट का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मैग्नीट्यूड बोलिए या फिर बोल सकते हैं आप इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपका अगर निकालना है तो कभी भी तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, तो सेकेंड वेक्टर भी हम क्या करते हैं इसके जगह पे ए ही मान लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे ये दोनों का दोनों एक ही वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल तो होना है नहीं, तो एंगल है कितना, 0 डिग्री का, और cos 0 होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड बोलिए या फिर लेंथ बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ डॉट ऑफ ए डॉट ए। तो इस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। तो ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना। अब होता है इसका यूज जो करेंगे, यूज करते हैं इसका, जैसे प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालते समय हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जैसे प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, तो प्रोजेक्शन होता क्या है, तो सबसे पहला चीज जैसे मेरा ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। आपको बोल देगा क्या, आप वो निकालिए कि आपका जो ए वेक्टर है
इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे बी के ऊपर, तो बी पे इसका कितना प्रोजेक्शन होगा ये निकालना है। तो आप जान रहे हैं, आप ट्री को पढ़े हुए हैं अच्छे से। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे कहां पे आ रहा है। तो 90 बन गया, तो अब ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये अगर आपके पास ये है और यहाँ पे मेरे पास इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ पे आएगा। देखिए अगर इसको पीछे बढ़ा लेते एंगल मेरा यही है, ठीक है। तो यहां से इसको रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का लेंथ कितना होगा, तो एक मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो प्रोजेक्शन होगा बी पे, ये आ जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। क्यों हुआ ये, अगर आप मान लेते हैं इसको क्या, ये x है, ये y है, और ये आपका जो है ये तो आपका इसका मैग्नीट्यूड जो है r है कुछ भी। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा होगा क्या, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा आपका x बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा r, ठीक है। तो यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो रख देंगे, x का वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, x निकालना मुझे। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो यहाँ मेरे पास x आ गया, a का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये हमारा आया जिसका मुझे रिक्वायरमेंट था। तो अब जो है स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ से मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा है और कॉस थीटा हम कुछ देर पहले निकाले थे। तो उसके हिसाब से इसी कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन। तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो कभी भी अगर निकालना होगा तो जिस वेक्टर का निकालना है प्रोजेक्शन उसका डॉट कर दीजिए, और जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से मतलब जिसका निकालना है और जिसके निकालना है उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको कोई पूछ दे, चलिए ठीक है, आप जो है अगर ए का बी पे निकालना हो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर बी का निकालना है ए पे तो आप क्या करेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, तब वो हो जाएगा आपका, फिर से आपका ए डॉट बी लिखिए या फिर बी डॉट ए लिखिए, सेम वैल्यू देगा ये आपका, उसका हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद जो है यहाँ पे किसके ऊपर निकल रहे हैं, ए पे निकल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। तो दोनों का प्रोजेक्शन अलग अलग हो सकता है कि आपका मैग्नीट्यूड ए का और बी का चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन का वैल्यू भी आपका चेंज होगा। लेकिन प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपका यही तरीका होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो आपका गिवन वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो गिवन है आपका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 3 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 4, और यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है दोनों के बीच में, तो थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो आपको निकालना है ए डॉट बी, क्या कीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े थे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड 4 और कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री होता है आपका कितना, तो 1/2, तो 1/2 ये कट गया इसके साथ, तो हो गया 6। तो यही हो गया आपका पहले का सॉल्यूशन। और इसी तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको कि आपके पास जो है ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और ए डॉट बी आपको दिया हुआ है √6। तो यहाँ से आपको एंगल निकालना है। सबसे पहले तो कॉस थीटा निकालिए, तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका √6 डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपका √3 और ये हो गया 2। तो यहाँ से हो जाएगा √3, इसको हम लिख सकते हैं स्प्लिट करके लिखना है तो √2 कर सकते हैं इसे। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये √2 इंटू और 2 को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2,
तो यहाँ हमारे पास ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो बच गया मेरे पास 1/√2 और 1/√2 तो cos थीटा का वैल्यू 1/√2 का बोलता है cos 45 डिग्री पे। तो इस वक्त यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 45 डिग्री। ये पॉजिटिव में था इसीलिए। इसके बाद जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों आपका बराबर है √2 के, और ए डॉट बी जो है ये आपको दिया हुआ -1 के बराबर। तो यहाँ से जो मेरे पास ये बन जाएगा, फिर यहाँ मेरे पास फिर से निकालना एंगल, तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा -1/√2 इंटू √2 तो -1/2। और cos का वैल्यू माइनस में आता है कब, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये कब होगा, -½ तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 120 डिग्री से, तो इसलिए आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 120। तो इस वक्त यहाँ पे एंगल है आपका 120 का। हम देखिए लास्ट क्वेश्चन करिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन निकालना है और प्रोजेक्शन आपका इस वेक्टर का इसके ऊपर निकालना है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा हो गया लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर हो गया हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 प्लस 49, तो ये हो जाएगा आपका 59 रूट के अंदर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से हमारा कितना 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो सबको ऐड कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 13 प्लस 36 हो जाता है 49। तो ये हो गया आपका, और 49 का मतलब हो गया ये 7। तो यहाँ से अगर प्रोजेक्शन निकालना था तो प्रोजेक्शन आपका निकालना है किसके, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो यहाँ पे हम बोले थे आपको क्या करना है, ए डॉट बी बाई जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमारे पास डॉट पहले निकालना पड़ेगा। तो डॉट निकालना है, तो डॉट निकालने में हमारे पास होता है कि डॉट के बारे में हमको मालूम होना चाहिए पहला चीज। तो डॉट निकालते वक्त हमारे पास यहाँ पे डॉट निकालने से पहले हम लोग कुछ सीखेंगे कैसे डॉट निकालते हैं। तो उसके लिए जैसे हो गया मेरे पास, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी। तो हमारे पास अगर रहता है कोई भी यूनिट वेक्टर, जैसे मेरे पास है, सबसे पहले हम जानते हैं कि x में मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और j में होता है, y में होता है मेरा j, और k में होता है मेरा z में होता है मेरा k कैप। तो ये मेरे पास यहाँ पे x y z ये आपका यूनिट वेक्टर है, तीनों का तीनों आपका आई कैप हो गया, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, और j हो गया आपका यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, और k हो गया आपका यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन, और x y z तीनों का तीनों आपका ऑर्थोगोनल होता है। तो ऑर्थोगोनल होता है तो यहाँ से हमारे पास जो है कुछ इससे हम यूज करेंगे ऑर्थोगोनलिटी को, और यहाँ से हमारे पास देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इन यूनिट वेक्टर का इंटू करते हैं तो आई डॉट आई अगर करें तो क्या हो जाएगा ये, तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, और दूसरा भी आई वेक्टर है तो इसका भी 1 हो गया, और इन दोनों के इसमें एंगल कितना 0 डिग्री, तो cos 0, ये हो जाएगा cos 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। और सिमिलरली आपका j डॉट जे भी, फिर k डॉट के भी की आपका सबका सब क्या है यूनिट वेक्टर है, और सबका खुद के साथ कितना एंगल बन रहा है 0 एंगल बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये भी आपका आई डॉट के आई के बराबर ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली
अब जो है हम आते हैं कहाँ पे आई डॉट जे के साथ, ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका भी 1, लेकिन अब x और y के बीच में कितना एंगल होता है 90 का, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 0 के बराबर, cos 0 होता है, cos 90 होता है 0। वैसे ही अगर हम करेंगे कि i और k के साथ, तो इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी हो जाएगा 0। फिर सिमिलरली अगर हम करें j डॉट i के साथ, ये भी हो जाएगा 0। फिर करें k डॉट i के साथ, ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर हम जाते हैं फिर किसमें j डॉट k के साथ, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ भी 0, और k डॉट j के साथ वहाँ भी 90 डिग्री -90 बनेगा। उससे कोई मतलब है नहीं कि हम लोग जानते हैं cos थीटा जितना होता है उतना ही होता है हमारा cos ऑफ माइनस थीटा, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपका वैल्यू जो है यहाँ पे इसी तरीके से आएगा। तो अगर सिमिलर रहेगा उसका डॉट 1 होगा, अगर अलग अलग डायरेक्शन का होगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम यही बात रिजल्ट निकाल सकते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू होगा 1, और उसके अलावा आई डॉट जे, फिर उसके बाद जे डॉट आई ये भी, उसके बाद फिर आपका आई डॉट के डॉट आई और आई जे डॉट के और के डॉट जे, सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स आया। तो अब अगर हमारे पास कोई पूछे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स है तो आपके पास कोई वेक्टर कितनों की रहेगा, इसमें क्या होगा 3 डायरेक्शन हम वैल्यूज लिखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और साथ ही साथ b वेक्टर है हमारा b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। तो a डॉट b क्या हो जाएगा, तो a डॉट b हो जाएगा हमारा a1 i कैप प्लस a2 j कैप और a3 k कैप का डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो यहाँ से जो हमारे पास आया, अब देखिए आई वाला के साथ क्या देगा 1 देगा, उसके अलावा आई जे के साथ भी 0 देगा और के के साथ भी 0 देगा, तो बस एक ही टर्म आएगा, इसी कारण तो ये हो जाएगा a1 b1। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फिर से 0 हो जाएगा, क्या कोई सिमिलर नहीं है, और ये वाला भी 0 हो जाएगा, बच्चे का ये वाला खाली हो जाएगा ये a2 b2, फिर a3 b3, क्योंकि आपका जो के के साथ आई भी 0 और जे भी 0 होता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। तो यहाँ से अगर कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर इस तरीके से कुछ भी दिया रहेगा तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, x वाले के साथ प्रोडक्ट, y वाले के साथ प्रोडक्ट और z वाले के साथ प्रोडक्ट करके उनका सम कर दीजिए, तो वो आपको दे देगा उन दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट। तो इस केस में जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास था a का वैल्यू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और b का वैल्यू था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो है a डॉट b क्या आ जाएगा, तो a डॉट b आ जाएगा हमारा, यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या 1 लगा हुआ है, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस आपको कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, उसके बाद 7 इंटू 6, तो यहाँ से आ गया ये 2 माइनस 9 प्लस 42, तो ये हो जाएगा पहले आपका प्लस हो गया 44 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 35। तो ये हो गया डॉट, और हम इन दोनों का पहले मैग्नीट्यूड निकाल चुके थे, तो वहां पे मेरे पास ए का आया था 59 और बी का आया था हमारा 7। यूज कर दीजिए इसको, और यूज करते हैं तो यहाँ से हमारे पास यूज करना है, बस इसको डी को यूज करना है, यूज कर देते हैं, तो 35 हो गया स्क्वायर प्रोडक्ट और डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड 7, तो अगर कटेगा यहाँ से देगा 5, तो ये हो जाएगा इसका आपका वैल्यू प्रोजेक्शन का ए का बी के ऊपर। तो कभी भी प्रोजेक्शन के जैसा क्वेश्चन रहेगा
जिनका प्रोडक्शन निकालना है उनका जिस पे निकालना है उसके साथ स्क्वायर प्रोडक्ट कर दीजिए, और जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड हमारा काम का कभी नहीं होगा जिसका निकालना है, मैग्नीट्यूड काम का किसका होगा, जिसके ऊपर निकालना है। तो हम लोग हमेशा ये याद रखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक जो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं कि एक का मैग्नीट्यूड निकालने का, तो वो हमें करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट पढ़िए, इस प्रोडक्ट से में आपका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, किस किस लॉ को फॉलो करता है, नहीं करता, ये सब बातें हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, ए इंटू बी आपका क्या होगा, बी इंटू ए बराबर होता है क्युमुलेटिव लॉ। तो यहाँ भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंटू जो है आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के का इसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे हुआ ये देखिए, अगर हम बात करते हैं ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का एंगल जो है यहाँ पे बनेगा। तो क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस थीटा का, ऐसा हम देख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए का मतलब ये हो गया कि आपका ये हो गया बी वेक्टर, ठीक, और ये हो गया आपका ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ये है आपका और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ बन रहा है, तो इसके देखिए यहाँ पे जैसे इसका एरो और इसका टेल के साथ जो इसके एरो का भी बढ़ाते हैं, इसका भी एरो का भी बढ़ाएंगे, जिसमें पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। तो दोनों का दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों वैल्यू बराबर होगा, और ये स्केलर है इसलिए स्केलर के हिसाब से भी बराबर है, कोई दिक्कत की बात है, वैल्यू होगा, ये मैग्नीट्यूड है। उसके बाद ए डॉट बी का वैल्यू जीरो कब कब हो सकता है, पहला बात यही है। ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। ए डॉट बी अगर जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास कि हमारा जो ए डॉट बी है होता क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो जीरो हो जाए तब जाके ये जीरो हो जाएगा, या तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तब जाके हो जाएगा, और कॉस थीटा जीरो हो जाए। कॉस थीटा जीरो मतलब यही है कि कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यही है कि दोनों वेक्टर जो है, रखा हुआ वेक्टर जो है, जो गिवन वेक्टर है, वो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री का। तो उस केस में भी आपका ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका फिर कि ए डॉट माइनस बी वेक्टर, तो ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका थीटा एंगल है। माइनस बी का मतलब ये होगा कि इसका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। तो माइनस बी जब हो गया, तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये आपका एक लीनियर पे हम जानते हैं ये कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा, ये कर सकते हैं, है ना। तो 180 माइनस थीटा अगर कर देंगे तो वहां हमारे पास आएगा। तो हमारे पास ऐसे ए डॉट बी क्या आता है, ए डॉट बी आता है हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट माइनस बी वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इसी बराबर हो जाएगा, और इनटू कॉस ऑफ, तो ये भी लेंथ है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगो में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और 180 के लिए क्या हो जाएगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वही फंक्शन का आपका वही रह जाएगा, वो आपका चेंज नहीं होना है। जैसे कॉस से साइन वो सब कुछ भी यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ से नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये इसकी जैसा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका ए डॉट बी के नेगेटिव के बराबर। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव करना था। और थर्ड जो केस है माइनस ए डॉट बी, तो माइनस ए डॉट बी का मतलब यही है कि आप कह लीजिए इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो इसको इसके हिसाब से क्या आ जाएगा ये। तो हमारे पास बी वेक्टर तो बी वेक्टर है ही,
तो ए वेक्टर हमारा हो जाएगा क्या, तो ए वेक्टर इधर ले आए, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो एंगल अब क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, फिर से हो गया, फिर से 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, फिर से माइनस आएगा, फिर से वही चीज है। तो वो करने से हम छोड़ देते हैं, अभी आप कर सकते हैं। अब आते हैं आप पे माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपका ए डॉट बी के बराबर होता है क्या नहीं। तो देखिए हमारे पास ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर हमारा ये था, ठीक। तो इनके बीच में एंगल मेरा था थीटा का। अब क्या कर रहे हैं हम, माइनस ऑफ ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया हमारा। तो अब इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, तो देखिए बिल्कुल यही चीज है ये आपका। और ये अगर हम यहाँ पे ही कर देखे, ऐसे ही पलट दिए इसका डायरेक्शन को, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये भी थीटा रह जाएगा। तो मतलब यही है कि ए डॉट बी जो आता हमारा आता क्या, तो आता ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और माइनस ऑफ ए और माइनस ऑफ बी मतलब नेगेटिव ऑफ ए। हम एक चीज पढ़े थे भी, नेगेटिव ऑफ कोई वेक्टर का मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर, और एंगल तो सेम ही रह गया, कॉस थीटा बराबर हो गया दोनों का दोनों, ये वैल्यू जितना वही वैल्यू ये भी है, तो मतलब माइनस ऑफ माइनस अगर रहता है दोनों का दोनों, ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो फोर्थ नंबर तक जो है हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि आपके पास जो ए वेक्टर है और यहाँ पे जो मेरे पास है ए वेक्टर, और हमारे पास जो है यहाँ पे बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी हम पढ़े थे कुछ देर पहले, तो वो मेरा था क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और एक चीज पढ़ी थी प्रोजेक्शन वाला बात। तो प्रोजेक्शन के हिसाब से क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऐसा कुछ निकाल लेते, वो क्या होता था ए डॉट बी, और जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ देखिए ये आपका जो है ये आपका प्रोजेक्शन है, ठीक। प्रोजेक्शन है आपका ये चीज, या फिर हम ये लिख सकते हैं सीधा इसको कि ये आपका क्या, इसके अलावा हम एक चीज और लिखते थे क्या, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये कर सकते थे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन है आपका ए का बी के ऊपर, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं हम, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही हमारा, या फिर ए वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ। तो पहले हम यहाँ पे डॉट निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले कि आपका जो है तीन वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास पहला वेक्टर ये है ए वेक्टर, सेकेंड वेक्टर है ये मेरे पास बी वेक्टर, थर्ड वेक्टर ये है मेरे पास सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बी प्लस सी भी हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका बी प्लस सी, इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा ओवरऑल जो होता है आपका। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कि ये मेरे पास जो है ए वेक्टर, इसको हम आगे भी कर सकते हैं इसे लिखने के लिए। अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम यहाँ पे आगे करके यहाँ लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए वेक्टर, और ये वेक्टर को और बराबर देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा, अब इधर मेरे पास सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो ये क्या देगा मुझे, ए डॉट बी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है। फिर यहां से ए और सी का बात करें तो ये क्या होगा मेरे पास, ए डॉट सी, ठीक। अब जो मेरे पास है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का भी अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो वो भी किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा, और वो भी आपका जहां पे शुरू हुआ तो जहां पे खत्म होता है वहीं पे जाकर खत्म होना है। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा इसी के बराबर। तो इसका मतलब ए डॉट बी
और बी ए डॉट सी दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक किसका प्रोजेक्शन था, बी का ए के ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक किसका प्रोजेक्शन है, सी का ए के ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक किसका है, बी और सी दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका प्रोजेक्शन है, और वो आपका दोनों के प्रोजेक्शन का लेंथ के बराबर ही आपका प्रोजेक्ट होके आएगा ए के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, ए एक बार बी के साथ भी आ रहा है, ए आपका एक बार सी के साथ आ रहा है, इसको कहते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद है आपका ये जो है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो आपका रिजल्टेंट आपका जो इसका वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपका ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से कम होगा। क्यों होगा कम, देखिए सबसे पहले आपका ए डॉट बी ये होता है आपका ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता नहीं है, 1 से बड़ा नहीं हुआ तो ये आपका वैल्यू कुछ भी अगर इंटू होगा तो वो उसको छोटा ही करेगा, तो छोटा करेगा तो इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ये ए डॉट बी आपके पास यहाँ कॉस थीटा होता क्या, कॉस थीटा होगा मेरे पास ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव हम भूल जा रहे हैं इसलिए मैग्नीट्यूड कर देते हैं, और यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू, ये आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 1 होगा, इसीलिए आपका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आपका ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से कम होगा। ये भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ये आपका जो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम जैसे पढ़ते हैं ना कि आपके पास ये अगर एक साइड है ए, ये बी साइड है और ये सी साइड है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट साइड है ये आपका ए प्लस बी वेक्टर, तो किसी भी दो साइड का सम आपका तीसरे वाले साइड के लेंथ से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो एक बात यहाँ भी है आपका, ये आपका क्या है, साइड के जैसा ही है। इसको अगर प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हम लोग डायरेक्टली वो यूज नहीं कर रहे अगर, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि सबसे पहला चीज ये बराबर कब होगा, तो बराबर कब होगा जब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, उसके समय बराबर होता है। मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 0 वेक्टर है, खत्म हो गया, ये बचेगा सिर्फ बी वेक्टर लेफ्ट साइड में, और इधर हो जाएगा आपका क्या, ये भी लिखिए या नहीं लिखिए आपका ये 0 है, ये बन जाएगा क्या, फिर से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर ट्रू है यहाँ पे। फिर उसके बी को भी अगर 0 करेंगे तो उसके ए के बराबर हो जाएगा, ट्रू है वहां तक, इक्वल वाला बात। अब आते हैं इक्वल कब नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, तो यहाँ से हम जानते थे लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए हम जानते हैं 2 बार इसको डॉट कर दीजिए। 2 बार डॉट करना मतलब ये हो गया क्या आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से उसके बाद में रूट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वैल्यू आपका हो गया ए का वैल्यू, ये वैल्यू हो गया आपका बी का वैल्यू, और यहाँ पे साथ में ये आ रहा है आपका। तो इसके कारण क्या होगा, कुछ वैल्यूज आपका यहाँ पे कम होगा, ये बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ से देखिए ये आपका जो वैल्यू है ये हो गया आपका, और यहाँ से देखिए ए का वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड ही होगा सिर्फ, फिर ये आपका बी का मैग्नीट्यूड ही होगा, यहाँ पे उसके स्क्वायर का सम है तो कुछ बढ़ेगा भी। और यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू आपका 1 से छोटा ही रहेगा, तो कुछ बढ़ेगा, बढ़ते 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 बढ़ते, और ये भी आपका है कुछ वैल्यू, तो यहाँ से भी कुछ बढ़ेगा। तो फाइनली और भी आपके पास ये जो है आपका ए और डॉट बी से क्या होता है, हमेशा ज्यादा ही होता है, तो कुछ वैल्यू ये भी देगा हमें। तो फाइनली जो है हमारे पास जो आएगा तो वो ही आएगा कि आपका इससे छोटा ही हमेशा रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा था एक चीज। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। और अगर हम उसको करेंगे इनटू, तो उसके हिसाब से आ जाएगा मेरे पास क्या चीज, ये मेरे पास है ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और उसका अगर मॉड का स्क्वायर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वहां भी आपका आएगा ए का मॉड का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मॉड बी मॉड, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पे था क्या 2 टाइम्स ए डॉट बी,
ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी जब करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा अभी कुछ देर पहले पढ़े थे उससे हमेशा क्या छोटा ही होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या छोटा हो जाएगा, ये था। तो यहाँ से हम लोग पढ़े जो खाली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। इससे पहले हम लोग पढ़े किस तरीके से आपका डॉट होता है आई और आई का, तो उसको फिर से हम लोग रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। तो उससे हम लोग जो है देखेंगे कि दो वेक्टर अगर क्या होगा 90 डिग्री पे होगा तो उस केस में हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। तो अगर हम मान लेते हैं लेट ए आपका वेक्टर जो है ये आपका है a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर हो गया हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या a1 b1 a2 b2 और a3 b3। और यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री पे है, अभी कुछ देर पहले भी पढ़े थे 90 डिग्री पे होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट इसका। 4 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर के केस के लिए a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये आपका जीरो के बराबर होगा। तो अगर प्रूव करना होगा ताकि अगर जो वेक्टर प्रोडक्ट बराबर कर दीजिए इसके जीरो के, तो आप बता सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। और अगर एंगल निकालना होगा यहाँ से भी, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग जो हम पढ़े थे कुछ देर पहले कॉस थीटा क्या था हमारा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या a1 b1 a2 b2 और a3 b3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया, और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। तो अब जो है इसके अलावा क्या है, कुछ रिस्पॉन्ड किए थे कुछ बच्चों ने कि आपका कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए ये कुछ डाउट्स आए थे, तो इसमें से देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है आपको कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपका कौन सा सही नहीं है। तो सीधा बात है यहाँ पे कोई चेक करना है तो आपका ये वेक्टर है, और सब देखिए एक आपका जो राइट साइड है, राइट साइड की आपका जीरो है। जीरो मतलब यही है कि आपका सीधा सीधा वो कि लास्ट में जाके क्या होना है, सबको जोड़ने के बाद वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और वेक्टर के फॉर्म में अगर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट समझिए तो जीरो कर देना है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं जाके खत्म होना है। तो यहाँ चेक करते हैं कौन सा वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो देखिए ए से बी की तरफ जाना, ए बी मतलब क्या हो गया, ए से बी की तरफ चले गए, फिर बी से सी की तरफ चले गए, ठीक है, फिर सी से ए की तरफ आ गए, ठीक है, जीरो हो गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए। फिर ए बी फिर से वही हो गया, फिर बी सी वही हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ए सी का नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, ए सी का नेगेटिव क्या हो गया, ए सी इधर है, नेगेटिव मतलब इधर हो गया, तो इस डायरेक्शन में उलट के आ गए, सही है, यहाँ पे जीरो हो गया। फिर इसके बाद ए बी वैक्टर फिर से ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सी ए ऐसे आना चाहिए था, लेकिन सी ए में लगा दिया नेगेटिव, इसका मतलब सी ए इधर से इधर नहीं है, इधर से इधर है। तो इसका मतलब जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये जीरो तो नहीं होना है, तो जीरो नहीं होगा तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। एक केस यहाँ पे है। फिर उसके बाद ए बी वैक्टर ए से बी की तरफ, फिर बी सी का नेगेटिव, सी बी का नेगेटिव, सी बी ये है इसका नेगेटिव, तो बी सी सही है, ये भी जा रहा सही है। उसके बाद सी ए, तो सी ए किधर हो गया, सी से ए की तरफ, सही है। फिर से कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सबसे गलत कौन सा, तो ये वाला सही गलत है, तो ये भी हम कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते थे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर यूज कर दीजिए, कि आपका 3 में तो वही आपका दिख रहा है सीधा सीधा। ए बी प्लस बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका ए सी वैक्टर के बराबर हो जाएगा। ए सी वैक्टर फिर आइए, तो ए सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, ये कितना देगा, ए सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर, ठीक है। तो देखिए ए सी इधर हो गया और सी ए इधर हो गया, दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ए सी माइनस ए सी, ये भी जीरो होना है। फिर ए सी
और माइनस ऑफ सी ए, मतलब क्या हो गया, फिर से उधर ही चले गया, तो यही हो गया आपका 2 टाइम्स ए सी टी, जीरो नहीं होके कुछ बन गया वेक्टर, तो इसीलिए आपका ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कर रहा है आपको, देखिए, सो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ये आपका इंक्लाइंड है तीनों के ऊपर आपका इक्वली, किस पे, ओ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन, ओ वाई मतलब वाई डायरेक्शन, और ओ जेड मतलब जेड डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, तो इंक्लाइंड देखने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमारा जो आएगा उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, फिर निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये अगर वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3। तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई √3 आई कैप 1 बाई √3 जे कैप 1 बाई √3 के कैप। तो यहाँ से देखिए अब ये हो गया, जो एक्स होता था वो हम बोले थे आपको अल्फा है, तो कॉस अल्फा हो गया 1 बाई √3, कॉस बीटा मतलब वाई डायरेक्शन वाला 1 बाई √3, और कॉस गामा ये भी कितना हो गया 1 बाई √3। देखिए सबका वैल्यू पॉजिटिव है सबसे पहला चीज तो, और साथ ही साथ कॉस लगा हुआ है, और कॉस आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका पॉजिटिव है, और साथ ही साथ सबका वैल्यू बराबर है। तो वैल्यू बराबर है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू जितना होगा उतना ही बीटा का वैल्यू भी होगा, उतना ही गामा का वैल्यू है। तो इसका मतलब, और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा है आपका एक्स के साथ इंक्लिनेशन, बीटा क्या है वाई के साथ इंक्लिनेशन, और गामा क्या है जेड के साथ इंक्लिनेशन। तो इसका मतलब तीनों का तीनों आपका इक्वली इंक्लाइंड है, तीनों के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर है। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद देखिए आपको शो करना है कि वेक्टर जो है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये जो है आपका कोलिनियर है। तो कोलिनियर है इसका मतलब सीधा बात हम पहले याद करते हैं, इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। कोलिनियर के लिए हम बताया था आपको, कोलिनियर तभी होगा जब ये आपका कोई वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख पाएंगे, और वहां पे बस क्या करना है मुझे, कोई वैल्यू जिसके कारण क्या होगा वो वेक्टर आपका बन के आ जाएगा। तो ये अगर हम चेक कर रहे हैं इससे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा कोई वैल्यू है लैम्डा का जिसके लिए आपका क्या ट्रू है, देखते हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू माइनस 4i कैप, लैम्डा भी लगा दीजिए, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो यहाँ से स्प्लिट करेंगे, जो हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा आई कैप प्लस 6 लैम्डा जे कैप माइनस 8 लैम्डा के कैप। आप कंपेयर कीजिए तो 2 आपका -4 के बराबर, -4 लैम्डा के बराबर, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -1/2, तो पहले होगा यहाँ पे क्या, तो 2/-4 तो -1/2। सेकेंड वाले केस में भी देखिए सभी में वैल्यू अगर सेम आ जाता है, इसका मतलब क्या है, तब सही होगा ये। तो देखिए -3/6 तो -1/2 यहाँ भी आ गया, और फिर इसके बाद 4 = -8 लैम्डा, तो यहाँ से भी लैम्डा क्या हो जाएगा 4/-8 मतलब -1/2। तो इसमें भी क्या हो गया, ये आपका लैम्डा सभी जगह सेम ही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये आपका सही है। तो सही है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा ए वेक्टर को बी के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू -1/2 इंटू बी वेक्टर, तो वो आपका जो है आ सकता है। तो ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर है, तो आप बोल सकते हैं कि अब जो है ये वेक्टर इस वेक्टर के कोलिनियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बात ये है, स्केलर का मतलब ये है कि वैल्यू लिख दीजिए सीधा, और वेक्टर का मतलब है कि पूरा पूरा जो है उसका जो भी आई कैप जे कैप जिसके साथ है वो लिख देना है। यहाँ देखिए पहले जा कहां से कहां रहा है ये, तो इनिशियल पॉइंट आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पे दिया भी ऐसे 2 कोमा कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो 1 ही ले लीजिए, और शायद उस पर जो आपका टर्मिनल पॉइंट है बी का ये हो गया -5 और 7। इन दोनों के बीच एक वेक्टर बनेगा, ये भी वेक्टर मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, तो जो भी लिखते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर का चेंजेस है बस। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा पोजिशन वेक्टर, तो -5i कैप और माइनस प्लस 7j कैप हो गया ये, और ये हो जाएगा 2i कैप
और प्लस जे कैप, तो यहाँ से अगर डिफरेंस लेने के बाद ये हो जाएगा -5 -2 -7 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा ये +6 जे कैप। यही हमारा हो गया वेक्टर कंपोनेंट डिटरमिन कि आपका x का हो गया कितना -7 और y का हो गया 6। तो वेक्टर में लिखेंगे -7 आई कैप और उसमें लिखेंगे 6 जे कैप, और स्केलर में लिख देंगे सीधा -7 और 6, और वेक्टर में लिखते क्या हम, तो x में -7 आई और j में y में 6 जे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे। ये आपका था कुछ क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी से ये था। तो वैसे ही आप जो भी है, तो कुछ बच्चा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स दीजिए क्या क्या बातें हो रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें पर्सनली बता सकते हैं। तो जिस तरह से कुछ भी दिक्कत होता है आप हम तक बताएं, हमें तब पता चलेगा कि हाँ कि आप जो ये वीडियो देखे इससे आप क्या क्या, जितना आप लोग क्या करेंगे रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ ये चीज दिक्कत आ रहा है, उतना ही हम क्या करेंगे, हो सकता है आपको और पढ़ाएंगे। इसलिए क्या कीजिए, जितना हो सकता है जो भी डाउट होता है, ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन छोटा है ये क्वेश्चन बड़ा है, वो कुछ नहीं देखना है आपको। बस क्या करना है, जो भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, आप क्या कीजिए वो हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।